नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में ऑलवेज आपसे पूछा ही जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा जे एन टिकनर, जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिख जाए, जे एन टिकनर के द्वारा जो नारीवादी सिद्धांत दिया गया था, जो नारीवादी दृष्टिकोण दिया गया था, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको, उसका PDF भी आप सभी को वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 टाइप से क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जे.एन. टिकनर द्वारा प्रतिपादित नारीवादी दृष्टिकोण पर एक निबंध लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य का परीक्षण करना है। पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी सिद्धांत एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। टिप्पणी करो। कोई भी क्वेश्चन आपसे इस टाइप का पूछे जिसमें नारीवादी वर्ड का यूज हो, या नारीवादी सिद्धांत, या पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, या जे.एन. टिकनर, तो आपको सेम आंसर वही लिखना है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले आपको अपनी भूमिका लिखनी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे भूमिका लिख के दिखाई हुई है कि नारीवादी एक ऐसी विचारधारा है जो महिलाओं के अधिकारों की वकालत के लिए बात करता है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की हीन स्थिति, यानी कि जो महिलाओं की पिछड़ी स्थिति है उसका विश्लेषण करना, यानी कि उसके बारे में लोगों को बताना और लोगों तक पहुंचाना, यानी उस चीज़ का विश्लेषण करना। नारीवाद के अनुसार पितृसत्ता महिलाओं के इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। यानी पितृसत्ता क्या होता है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था सामाजिक संरचना का ही भाग है। इसमें पुरुषों का जो वर्चस्व है तथा नारियों का शोषण किया जाता है। यानी कि पुरुषों का वर्चस्व होता है और नारियों का शोषण किया जाता है। तो ये जो नारीवाद के अनुसार ये बोला गया है, जो महिलाओं की आज के टाइम पर ऐसी स्थिति है वो किस वजह से है? पितृसत्ता की वजह से है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पर हमारा समाज जो है काफ़ी हद तक बदल चुका है। आजकल हर जगह देखोगे तो नारियों को हर चीज़ में बढ़ावा भी मिल रहा है। जैसे कि बात करें दिल्ली में लड़कियों के लिए बस फ्री है, लाडली योजना है, मतलब कई तरीके की योजनाएं वगैरह हैं, या कई तरीके के लड़कियों को भी अवसर आज के टाइम पर दिए गए हैं। वोटिंग वगैरह में देखोगे, राजनीति में तो औरतों की जो है 1/3 सीट फिक्स होती है। तो आज के टाइम पर जो है इसकी आलोचना करने के लिए मिलती है, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि नारियां भी आगे बढ़ रही हैं, और इनफैक्ट आज के टाइम पे नारियां ही आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों के मुकाबले लड़कियां ही आगे बढ़ रही हैं। वैसे काफ़ी अच्छी बात है। बाकी देखते हैं। नारीवाद समाज द्वारा खींची गई सामाजिक असमानता पर प्रकाश डालता है। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों से अभिप्राय शक्ति, वर्चस्व, क्षमता और विवेकशीलता से है। यानी कि लोगों का नज़रिया ऐसा है कि अगर वो पुरुष है, यानी पुरुषों की विशेषता बताई गई है कि एक पुरुष कब पुरुष समझा जाएगा, जब उसके अंदर शक्ति हो, उसका वर्चस्व हो, विवेकशील हो, तभी वो एक पुरुष समझा जाएगा। और नारी का क्या अर्थ होता है? नारी का अर्थ क्या होता है? कमज़ोर, त्याग की भावना होना, ममता होना, माँ की ममता, प्यार, लालन पालन से है। तो जिसके अंदर ये क्वालिटी है वो नारी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको विशेषता बताई गई है। इसे ही समाज में लैंगिक पहचान कहा जाता है। जो हमने विशेषता पढ़ी है इसे ही समाज में लैंगिक पहचान कहा जाता है, तथा यही एक पुरुष तथा महिलाओं की विशेषता भी होती है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। नारीवाद का दावा है कि लैंगिक असमानता का मूल्य आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था। यानी कि जो लैंगिक असमानता अभी के टाइम पर जो हमारे देश में कहीं ना कहीं गांव वगैरह में है, वो क्यों है? उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ का समाज जो कि लड़कियों पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाता है।
उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था के द्वारा ही सदियों से पुरुष तथा महिलाओं का श्रम का विभाजन चलता आ रहा है। यानी कि इस सामाजिक व्यवस्था के कारण ही क्या हुआ है, जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो काम का मतलब काम का जो विभाजन है, श्रम का जो विभाजन है, वो लड़का लड़की के आधार पर किया गया है सामाजिक संरचना की वजह से। अगर लड़का है तो वो घर से बाहर काम करेगा, लड़की है तो वो घर के अंदर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये करेगी। तो कहीं ना कहीं लड़की और लड़का होने पर उनके काम जो हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपका मतलब मेन आता है कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस भी बताया गया है। जब इंटरनेशनल लेवल पर बात की गई नारीवाद की, तो वहाँ पर सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस भी बताया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि नारीवाद के बारे में किसी ने इससे पहले नहीं बोला, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र तक बोला। जैसे कि हम बात करें राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने भी लड़कियों को बहुत बढ़ावा दिया, उनके शिक्षा को लेकर या कोई भी चीज़ हो, सभी चीज़ को लेकर उन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र तक था। सीमित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि मतलब सिर्फ इंडिया तक ही उन्होंने ये बात रखी, इंटरनेशनल लेवल पर ये बात नहीं हुई। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो बात करी है वो जेके टिकनर ने करी है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जीव विज्ञान से है। सेक्स का अर्थ होता है जीव विज्ञान से है, जो कि बॉय या गर्ल, जो कि हमारे बीच में प्राकृतिक असमानता होती है, यानी कि नेचर से दिया गया जो डिफरेंस है लड़का लड़की के बीच में, वो होता है सेक्स। और जेंडर होता है सामाजिक तथा समाज निर्मित अवधारणा, यानी जो समाज मतलब जो समाज बनाता है। जैसे कि अगर मान लो कोई जेंडर है, फीमेल है, यानी कि फीमेल का मतलब क्या है, उसके अंदर माँ की ममता होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, घर का काम, लालन पोषण, ये सब। और मेल का अर्थ है जो मतलब विवेकशील होना चाहिए, उसके अंदर काफ़ी शक्ति वगैरह होनी चाहिए। तो जेंडर और सेक्स दो अलग अलग वर्ड हैं, इन दोनों में डिफरेंस किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर। और वहाँ पर यह बताया गया है कि जो सेक्स वर्ड का यूज़ होता है वो होता है प्राकृतिक असमानता को लेकर, जो नेचुरल चीज़ें होती है नेचुरल डिफरेंस को लेकर, और जो जेंडर है वो समाज निर्मित है, यानी समाज के द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है। अब हम यहाँ पे हमारा मेन जो है पढ़ने का टॉपिक आया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी विश्लेषण। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल लेवल पर किन किन ने किन किन लोगों ने नारीवाद का विश्लेषण किया। तो 3 लोगों ने किया। पहले थी वो थी साइंथिया, दूसरी थी सांड्रा, और तीसरे हैं हमारे जे.एन. टिकनर। इन तीनों लोगों ने नारीवाद का विश्लेषण किया था इंटरनेशनल लेवल पर। परंतु हम ज़्यादातर जे.एन. टिकनर के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनका जो सिद्धांत है ना काफ़ी अच्छा था, और इन्होंने काफ़ी सारी बातें लिखी हैं। और साइंथिया और सैंड्रा ने भी इतनी बातें लिखी है, लेकिन उन्होंने भी ज़्यादातर जो दूसरी विचारधारा हैं उस पर जोर दिया है, दूसरी विचारधारा पर। और अपने जो उनकी विचारधारा है उसमें कुछ ही लाइनों में उन्होंने नारीवाद का विश्लेषण किया है और बाकी जगहों पर नहीं किया। तो हम देखेंगे अभी कि उन्होंने क्या क्या, तीनों ने क्या क्या बातें बोली हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा, अगर आपसे आपको लिखना होगा तो आपको भूमिका भी पता होनी चाहिए। हालांकि मैंने वहाँ पे आपको नारीवाद की भूमिका बताई है, अब मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनेशनल लेवल पर नारीवाद की भूमिका आप कैसे लिखोगे। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकप्रिय सिद्धांत कौन कौन से रहे हैं? उदारवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद आदि, जिन्होंने सहयोग युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों पर विश्लेषण किया है। मतलब आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे जो है फेमस सिद्धांत रहे हैं, ये चाहे वो यथार्थवाद हो, चाहे वो उदारवाद हो, चाहे वो मार्क्सवाद हो। और इन सभी ने जो कहा है वो सहयोग को लेकर कहा है, युद्ध का क्या कारण हो सकता है, युद्ध को कैसे रोक सकते हैं, सहयोग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, शांति और इंटरनेशनल लेवल पर जो कानून होते हैं, इन्हीं की बात करी है। परंतु किसी भी विचारक ने साधारण मनुष्य के लिए कोई भी बात नहीं कही, कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन नारीवाद उपागम के विचार को साइंथिया और सांड्रा ने तर्क दिया है कि महिलाओं को आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जीवन से वंचित रखा गया है तथा पुरुषों को एकाधिकार दिया गया है।
क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई चीज़ देखते हैं पहले के टाइम पर, तो हर जगह जो है मैन का यानी आदमी का वर्चस्व होता था, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर। अरे आप ये सोचो, इंटरनेशनल लेवल को तो 1 मिनट के लिए अपने माइंड से हटाओ, घर की भी कोई बात होती है, किसी को कोई फैसला लेना होता है, तो चाचा ताऊ पापा वगैरह मिलके लेते हैं, है ना, या दादा वगैरह। महिलाओं का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो सेम चीज़ पहले हमारे देश में हुआ करती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। कोई भी जब दो देशों के बीच में संधि होती थी, संधि में क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, औरतों से कुछ नहीं पूछा जाता था। और कोई भी संगठन बनता था तो उसमें औरतों की कोई भी भागीदारी नहीं होती थी, चाहे वो WHO, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं पे भी औरतों की कोई भी भागीदारी नहीं थी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंथिया ने क्या क्या वर्ड कहा है या क्या लाइनें कही हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल संघर्ष, अराजकता, भय, प्रतिस्पर्धा पर बल देता है। यानी कि सिंथिया के अकॉर्डिंग जो है ना, हम इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, या प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, भय, अराजकता, इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से महिलाओं के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये किसका मानना है? सिंथिया का मानना था कि औरतों के जो लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो बेसिकली उन्होंने औरतों की बात बोली, नारीवाद की, मतलब नारीवाद वर्ड यूज़ हुआ। नारीवाद वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए। तो वर्ड यूज़ हुआ, लेकिन उनके हित में नहीं हुआ। इन्होंने भी बस यही बोला कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें औरतों के जीवन से कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होता। फिर उसके बाद थी हमारी विथवर्थ, जो भी मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट में इनका नाम लिख दिया है, जिनका नाम सांड्रा विथवर्थ है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला कि महिलाओं की विशेषता में नम्रता, शांति, कोमलता, शीतलता है। इसीलिए नारियों की विशेषता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शक्ति संघर्ष के अनुसार में कोई तालमेल नहीं बैठता है। इन्होंने भी हालांकि महिलाओं के बारे में बात बोली, लेकिन वो अपोजिट बोली, जैसी बोलनी चाहिए थी वैसी नहीं बोली है। उसके बाद हम देख लेते हैं J.N. टिकनर। J.N. टिकनर आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा लिखा है J.N. टिकनर के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टिकनर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नारीवाद दृष्टिकोण से देखती है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन को नारीवाद दृष्टिकोण से देखती है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, जिनके अंतर्गत इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों पर आलोचना की है इन्होंने। उसके बाद जो टिकनर के सिद्धांत हैं वो देख लेते हैं। सभी तरह के समाज और उनके नियम पुरुषवादी नज़रिए के हैं। इन्होंने अपने मतलब सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने ये बोला है कि कुछ भी मतलब कोई भी वो हो, मतलब कोई भी नीति बनाई जाए या कोई भी कानून हो तो वो पुरुषवादी नज़रिए से देखे गए हैं। कभी कोई भी अगर रूल बनाया है तो वो नहीं देखा गया कि महिलाओं पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ पुरुषों की बात ही की गई है। दूसरा, राष्ट्रहित बहुआयामी होते हैं। तीसरा, अधिकार और नियंत्रण के मामले पर महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से अलग रखा गया है। इन्होंने ये भी बोला महिलाओं के लिए कि महिलाओं को जो है हर चीज़ से, हर राइट से, हर कंट्रोल से उनको अलग रखा गया है, बिल्कुल। और चौथी बात इन्होंने ये बोली कि राजनीतिक कार्यों में महिलाओं की भूमिका बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर यह आलोचना बन चुका है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर महिलाओं की भूमिका बढ़ गई है राजनीति में, राजनीतिक कार्यों में। ये तुमने देख लिया। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं समुदाय का निर्माण ना होना। राजनीति में स्वायत्ता नहीं होती, क्योंकि स्वायत्ता का अर्थ होता है पुरुष प्रधान। तो इसमें ये बोला गया है कि राजनीति में स्वायत्ता नहीं होती, क्योंकि स्वायत्ता का अर्थ क्या होता है? स्वायत्ता का अर्थ होता है पुरुष प्रधान, ठीक है। उसके बाद टिकनर ने अपने ग्रंथ में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के 2 कारण बताए हैं। 2 कारण क्या रहे हैं? पहला है सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण। इसके अलावा उन्होंने जो सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस भी बताया है। और सामाजिक कारण तो आपको पता है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, और आर्थिक कारण भी आप लिख सकते हो कि लोगों को बाहर, मतलब महिलाओं को बाहर जाने की छूट नहीं होती, जॉब करने की छूट नहीं होती। लेकिन आज के टाइम पर यह आलोचना बन चुकी है, क्योंकि आज के टाइम पर भी आप देखेंगे लड़कियां वगैरह बाहर जाके जॉब वगैरह करती हैं, और कुछ लड़कियों के लिए ही ऐसी कुछ जगह है जो फिक्स कर दी गई है। जैसे कि आप इसमें देखोगे
कि जैसे कॉलिंग लाइन है, तो कॉलिंग में ज़्यादातर देखोगे आप महिलाएं ही होती हैं, ठीक है, और एयर होस्टेस होती हैं, वो भी महिलाओं के लिए फ़िक्स है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, जो औरतों के संग जो भेदभाव होता है वो सामाजिक कारणों से भी होता है और आर्थिक कारणों से भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने डिफरेंस बताया है और महिला सुरक्षा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की वकालत इन्होंने की है। यानी कि पहले इन्होंने अपने सिद्धांत बताए कि औरतों के संग क्या क्या चीज़ें मतलब सही नहीं हैं, उसके बाद इन्होंने चीज़ें बताई कि औरतों के साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर उनको जॉब भी करनी चाहिए, या आप देखोगे कि मतलब जो भी है उनके महिलाओं के अधिकार की बात इन्होंने कही है। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा निष्कर्ष लिख सकते हो, अपना कंक्लूज़न लिख सकते हो, जो जो आपको चीज़ें समझ में आई वो चीज़ें आप अपने कंक्लूज़न में लिख सकते हो। यानी कि ऑल ओवर जो टॉपिक हमने पढ़ा उसका निचोड़ आपको निष्कर्ष में लिखना होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक यूनिक क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम आपका यूनिक क्वेश्चन जो रहने वाला है वो आपका रहेगा जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो स्थिति थी, यानी कि हम कह सकते हैं जो कोल्ड वॉर जो है ना, कोल्ड वॉर वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोल्ड वॉर के ऊपर कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं और आपको आंसर जो राइटिंग है, प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे देनी है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना ज़रूर, कमेंट करना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।